हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। भाई आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवरीथिंग अबाउट विजिटर वीज़ा ऑफ योर पेरेंट्स टू कनाडा। ठीक है, मैं भी रिसेंटली अप्लाई करके हटा हूँ एंड आई गॉट माय पेरेंट्स विजिटर वीज़ा विद इन 7 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग वेट टाइम्स। भाई कैसे हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना था, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप अपने खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपको नॉलेज भी मिलती है एंड सिंपल $370 इन टोटल मेरे लगे, उसके अलावा कुछ नहीं लगा। बाकी थोड़ा बहुत वेट टाइम्स था, ठीक है, कोविड करके बहुत सारी लॉ फाइल्स इन्वेंट्री में पड़ी हुई इनके पास, बट स्टिल आई एम लकी दैट आई गॉट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। सो भाई चलो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपनी तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले होता है फंड्स की। फंड्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, कि आप इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इनफ टू कि होस्ट योर पेरेंट्स हियर, या आपके पेरेंट्स के साथ इतना पैसा है कि वो यहाँ पे लिविंग रह पाएंगे। सो वो तो हो गई फंड्स की बात, किसी तरह आपको करने होते हैं एंड लास्ट 6 मंथ्स अगर आपके बैंक में वो चीज़ पड़ी हो तो दैट मेक्स योर फाइल मोर स्ट्रॉन्ग। बाकी इसके अलावा अगर हम शुरुआत से बात करें कि आपको इमिग्रेशन फॉर्म्स कौन से चाहिए होते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको कैसे फिल आउट करो, और उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं जिसके बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा। सो 3 इन्विटेशन, टोटल 5 इन्विटेशन फॉर्म थे इन टोटल, पेरेंट्स एंड मतलब मॉम डैड का मिला के। सो पहला था IMM 5257E फॉर्म। दिस इज जेनरिक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा। ठीक है, सिंपल है, ये डैड का अलग मैंने भरा, मॉम का अलग भरा था। इसमें सही है, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, प्रूफ ऑफ मतलब रेसिडेंस, कहाँ पे रह रहे हो, क्यों आना चाहते हो, कितने फंड्स हैं, फलाना ठिकाना, सारी डिटेल्स पूछी थी। बट यहाँ पे आती है एक ट्रिकी पार्ट कि जो मेरी मॉम का नेम था वो सिंगल नेम था, मतलब शी डजंट यूज़ एनी सर नेम। सो उसकी वजह से हुआ क्या कि जो फैमिली नेम एक ब्लैंक होता है और एक गिवन नेम होता है, तो गिवन नेम मेरे को खाली छोड़ना पड़ा, फैमिली नेम में उनका पूरा नेम गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि IRCC की वेबसाइट पे लिखा है इफ़ यू डोंट हैव सर नेम तो अपना पूरा नेम आप फैमिली नेम में एंटर करें। सेम फॉर माई डैड। डैड का सरनेम था, बट वो जो सरनेम था वो फैमिली नेम के अंदर ही वो लिखते थे अकॉर्डिंग टू हिज पासपोर्ट। तो मेरे को उनका पूरा नेम जो भी था X and Y, वो मेरे को फैमिली नेम में कॉलम में भरना पड़ा इंस्टेड ऑफ गिवन नेम। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इनका Q&A पे पड़ा हुआ है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में IRCC की वेबसाइट पे कि भाई ऐसे करना होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, क्योंकि सरनेम में बहुत लोग गलती करते हैं और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, एक बार आपने IMM 5257E ये वाला जेनरिक फॉर्म भर लिया अपनी मॉम एंड डैड के लिए, यू आर गुड। सेकंड फॉर्म पे अगर हम बात करें, सेकंड फॉर्म होता है IMM 5645E। इसको कहते हैं फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म। अब भाई मेरी डैड और मॉम की साइड के उनके ब्रदर्स, उनके मॉम डैड, ठीक है, मेरे मॉम डैड के उनके मॉम डैड, ठीक है, सो उनकी सारी फैमिली इन्फॉर्मेशन मैंने भरनी थी एंड उनके डेट ऑफ बर्थ भरने थे, मतलब मेरे दादा दादी नाना नानी के, एंड मेरे को हाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ भरनी थी, प्लेस ऑफ बर्थ भरनी थी एंड स्टफ लाइक दैट। सो सिंपल होता है, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ के भर सकते हो। और उसके एक नीचे होता है कि सन मतलब जैसे मैं हो गया या डॉटर अगर कोई और भर रही है, सो आपको उनका लिखना होता है कि व्हाट इज़ योर स्टेटस हियर इन कैनेडा। जैसे मैं वर्क परमिट पे था तो मैंने लिखा वर्क परमिट, और मैं कौन सी जॉब करता था मैंने लिखा XYZ ऑक्यूपेशन। ठीक है, सिंपल। तो ये भी 2 फॉर्म होंगे आपके IMM 5645E। सो 2 फॉर्म वो, 2 फॉर्म ये, 4 फॉर्म इमिग्रेशन के हो गए। 5वां फॉर्म जो आया वो मैंने भरा था IMM 5713। ये क्यों भरा? क्योंकि आई वॉज हैंडलिंग ऑल द पेपर वर्क एंड ऑल द एप्लीकेशन फॉर माई पेरेंट्स विजिटर वीज़ा। सो मैं रिस्पॉन्सिबल था एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग के लिए। सो वो उसका मतलब होता है यूज़ ऑफ अ फैमिली मेम्बर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपको भरना पड़ता है कि इसमें पर शो करना पड़ता है कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो मेरे डैड थे, वो मेरे को ऑथराइज कर रहे हैं कि भाई नीरज कुमार मेरा बेटा उनकी प्रोसेस पूरी हैंडल कर सकता है अबाउट विजिटर वीज़ा ऑफ कनाडा, कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आई कैन एक्सेस दैट, ठीक है, एंड आई हैव द राइट टू टेक एनी एक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्म भरना पड़ा मेरे को डैड की तरफ से, एंड मॉम जो थी वो सेकेंडरी एप्लीकेंट थी इस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इन टोटल 5 इमिग्रेशन फॉर्म्स हो गए जो आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा जो आपको अपनी तरफ से करने पड़ते हैं रेडी, वो होता है एक इन्विटेशन लेटर, विच इज़ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, भाई क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सो आपके लिए मैं इस प्रोसीजर को सिंपल बनाता हूँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है गूगल ड्राइव का, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मैंने सैम्पल अटैच किया है। अपनी डिटेल्स भरो एंड द इन्विटेशन लेटर इज़ रेडी फॉर यू गाइज। सो वो मैंने इन्विटेशन लेटर अटैच किया था, और रीज़न होम सिकनेस का था, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए थे मैं मिला नहीं था। कोविड की वजह से भी बॉर्डर्स बनते थे, फलाना ठिकाना, मैं इनडायरेक्ट फ्लाइट से उनको बुलाना चाहता नहीं था। देयर वर मैनी रीजंस, बट यस
दैट इज़ योर इन्विटेशन लेटर, गो अहेड एंड चेक इट आउट। बाकी इसके अलावा होता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अब जो मेरे मॉम डैड है उनका मेरे साथ रिलेशनशिप क्या है या मेरा रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, बर्थ, मैं उनका सन हूँ, सो बर्थ सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे अपना लगाया एंड पासपोर्ट, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे भी मेरी मॉम डैड का नेम लिखा हुआ था। सो दैट वाज वेरी सिंपल, ठीक है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पे आप अपना पासपोर्ट एंड बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसके अलावा हम बात करें, अब होता है पर्पस ऑफ ट्रेवल, एक वो सेक्शन होता है जब आप अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हो, उसमें ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे पास ये देखो यहाँ पे कागज़ है, तो इससे आपको सब बता रहा हूँ। तो पर्पस ऑफ ट्रैवल में मैंने लगाया था कवर लेटर फ्रॉम द प्राइमरी एप्लीकेंट। अब मेरे प्राइमरी एप्लीकेंट इस फाइल में मेरे फादर थे, तो मैंने उनकी तरफ से कवर लेटर बनाया था। बनाया मैं नहीं था, बट पापा की तरफ से ऐसे उसको दिखाया कि वो पापा ने बनाया है। तो उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें भाई ये लिखा था कि मेरे पापा क्या करते हैं, अब इंडिया में क्यों आना चाहते हैं, और मेरा उनके रिलेशनशिप क्या है, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। वो कितने टाइम से कितने टाइम के बीच विजिट करना चाहते हैं, एडिशन टू सेकेंडरी एप्लीकेंट माई मॉम, की मॉम के साथ या मॉम उनके साथ आना चाहती है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। इसके अलावा हमने लगाया था रेसिडेंस प्रूफ फ्रॉम माई साइड, कि जब वो आएंगे वो रहेंगे कहाँ पे। तो जहाँ पे मैं रह रहा था वो ओनर से मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई थी, एप्लीकेशन इन द सेंस एक लेटर लिखवाया था, वो मैंने खुद ने लिखा था, सब कुछ मैंने खुद ने रेडी किया था, उनसे जाके बस साइन कराया था, ठीक है। टू मेक द प्रोसेस सिंपल एंड नॉट वेरी हेक्टिव, सब कुछ अपने आप से करो, ओनर को बताओ जाके, वो साइन कर देगा पढ़ के। सो मैंने यही किया था। उसके अलावा इसमें लगाया था मैंने ट्रैवल इटनरी। ट्रैवल इटनरी का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 1 महीने के लिए आपके मॉम डैड आ रहे हैं, तो 1 महीने में वो क्या क्या करेंगे। तो मैंने ऐसे ही एज अ सैम्पल मैंने लिख दिया था कि भाई डे 1 टू लेके डे 6 ये करेंगे, डे 7 टू लेके डे 20 ये करेंगे, एंड लाइक हाउएवर इट गोज, ठीक है। सो उससे भाई एक ये भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है, इज दिस फाइल इज़ वेरी जेन्युइन एंड दिस फाइल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर एक चीज़ का आपके पास रीज़न होता है, हर एक चीज़ का आपके पास स्पेसिफिकेशंस होती है। सो जब भी आपकी फाइल खुलती है इट मेक्स इट मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने 3 इयर्स टैक्स रिटर्न के अपने एंड डैड के दोनों के लगाए थे। तो लास्ट 3 इयर्स के टैक्स रिटर्न जो पापा ने IITA भरा था, इनकम टैक्स रिटर्न, एंड जो मैंने अपने कनाडा में अभी तक भरे हुए 3 साल में, वो मैंने दोनों लगाए थे इन द सेक्शन पर्पस ऑफ ट्रेवल। ये सारी बातें मैं पर्पस ऑफ ट्रेवल सेक्शन की कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें VFS ग्लोबल की, अब ये क्या है, ये सबको पता है, बायोमेट्रिक सर्विस है। एक बार आपको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आ गया, देन यू हैव टू बुक योर बायोमेट्रिक्स। मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं बायोमेट्रिक्स VFS ग्लोबल इंडिया की वेबसाइट पर जाता था, अपने 9 कुछ स्पेसिफिकेशंस लोकेशन है इंडिया में, मैंने हर एक लोकेशन चेक कर दी फॉर 8 मंथ्स 9 मंथ, नो स्लॉट वॉज एम्प्टी। बट मैं क्या करता था, हर सुबह चेक करता था। मेरे को कहीं जाके पुणे में एक डेट मिली अराउंड नवंबर 17 की, ठीक है। मेरे को अभी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर आई भी नहीं थी, मैंने बुक कर ली थी, क्योंकि वो फ्री बुक होती है, ठीक है, अब आप कर सकते हो। तो जैसे ही मैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे गया, मैंने 2 बायोमेट्रिक स्लॉट बुक कर लिए, एक डैड के लिए एक मॉम के लिए, ठीक है। वो मेरे को मिला नवंबर 17 को। फाइल लगी हमारी 28 अक्टूबर। चलो मैं टाइमलाइन अभी बाद में शेयर करता हूँ, बट 17 नवंबर के आसपास हमें बायोमेट्रिक्स की डेट मिल गई। हमने बायोमेट्रिक्स कराया, बायोमेट्रिक्स समय गए, मैं तो यहाँ बैठा था कनाडा में, बट इंडिया में जब पापा मम्मी गए पुणे में, तो उनको 2 उन्होंने वो दिए सर्विस, रेगुलर एक प्रीमियम, जितना मेरे को अभी तक अंदाजा है। तो रेगुलर सर्विस अराउंड 2000 रुपीज़ की थी इंडिया के हिसाब से, प्रीमियम थी 3500 के आसपास। अब भाई लोग प्रीमियम लेते हैं क्योंकि वो कह देते हैं कि भाई प्रीमियम में हम आपको ट्रैकिंग सर्विस देंगे, ये फलाना ठिकाना देंगे, बट असली बात ये है कि प्रीमियम और रेगुलर में इतना ही फ़र्क है कि अगर आप रेगुलर लोगे तो आपको जो जब पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, जब आप पासपोर्ट कलेक्शन की रिक्वेस्ट करोगे, कोई आके हमारे घर से ले जाए, वहाँ पे आपको 4000 रुपये चार्ज करते हैं। इंस्टेड इन प्रीमियम में वही 50% हो जाता है, विच इज़ अराउंड 200। तो अगर आप चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, वो बात एक ही है एट द एंड जाके, ठीक है। सो चलो वो भी एक चीज़ हो गई थी कि हमें ट्रैकिंग नंबर मिल गया, और बाकी है संतुष्टि के लिए सब लोग 1500 2000 देखते भी नहीं है, सो दैट्स टोटली फाइन। बट एक बार हमारे बायोमेट्रिक्स डन हो गए, उसके बाद सन्नाटा 2 महीने के लिए, 2 महीने वेटिंग टाइम, कुछ नहीं आ रहा है एप्लीकेशन में। ऑनलाइन मैं खोल के थक गया कि भाई कोई अपडेट ईमेल आती थी, भाई फेक ईमेल्स आ रही हैं कि हाँ समथिंग वाज अपडेटेड, प्लीज़ चेक लॉग इन टू, ठीक है, पोर्टल एंड प्लीज़ चेक। नहीं कुछ नहीं आ रहा। नाउ इन जनवरी, आफ्टर मिड जनवरी एक रिक्वेस्ट आती है मेरे को, उसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस लेटर, कि आपके बायोमेट्रिक्स हमें मिल गए हैं, दिस इज़ योर करस्पॉन्डेंस लेटर। संतुष्टि मिली, कोई तो अपडेट आया, ठीक है। आफ्टर दैट एक दिन बाद 17 को जनवरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट, जिसको PPR कहते हैं, वो आ गई। जब वो आई इतनी खुशी हुई कि भाई चलो एट द एंड कुछ आया, कुछ क्या,
बहुत कुछ आ गया। अब बस हमें बचा था कि पासपोर्ट हम उसको पैक करके भेजें एंड स्टैंप लग के पासपोर्ट आ जाए। अब उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पासपोर्ट कलेक्शन, ठीक है। पासपोर्ट पिकअप सर्विस उसको कहते हैं, थ्रू VFS ग्लोबली होती है, ठीक है। तो अब मेरे को उसकी लिंक ना मिले कि कैसे रिक्वेस्ट करनी है। मैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट में मैंने पूरा छान डाला, लाइक इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग। अगेन आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू गाइस। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक लिंक पे जाओ, वहाँ पे कंट्री चूज़ करो और सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सो वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट की लेटर डाली, पासपोर्ट पिकअप की रिक्वेस्ट डाली, ठीक है। बंदा आया एक दिन बाद, बट उस एक दिन के बीच हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करने थे? पासपोर्ट जो विच इज़ मेन, जहाँ पे स्टैम्प होना था। दूसरा पासपोर्ट कलेक्शन लेटर जो IRCC की तरफ से आया था। तीसरा VFS कंसेंट फॉर्म, भाई कंसेंट उनको देनी पड़ती है कि हाँ भाई हम लाइक एज आ माई फादर एंड एज माई मदर, ठीक है, हम कंसेंट दे रहे कि आप हमारा पासपोर्ट ले जाएं और IRCC से स्टैम्प करा के हमें वापस है। और चौथा होता है कोरियर/SMS रिक्वेस्ट की, हाँ भाई हमने रिक्वेस्ट की है ये कुरियर सर्विस की, लाइक जस्ट एज अ पेपर वर्क, ठीक है। तो 4 डॉक्यूमेंट लगे इन टोटल। ये 4 हमने एक लिफाफे में, A4 वाले लिफाफे में डाल के रख दिए, सील कर दिए उसमें। और सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं जब आप रिक्वेस्ट करते हो, एक PDF आती है आपको, उसमें सब कुछ दिया होता है। और आपको एयरवे बिल नंबर आता है विच इज़ योर ट्रैकिंग नंबर थ्रू जो भी कुरियर सर्विस है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, जिसकी तरफ से एक बंदा आया एंड वो हमारे 2 पैकेट ले गया। वंस वो ले गया, उसके बाद आपको बड़ी ईमेल्स आएंगी थ्रू VFS की भाई आपका कुरियर यहाँ से यहाँ मूव हो गया, पुणे से बैंगलोर चला गया, बैंगलोर से दिल्ली चला गया, फलाना ठिकाना, ठीक है। बट 2 मेन ऑफिस है IRCC के अपने इंडिया में, एक IRCC चंडीगढ़ है, एक IRCC दिल्ली है। तो एट द एंड हमारा जाके एक IRCC ऑफिस में गया, उनकी तरफ से VFS ग्लोबल ने भेजा एंड फाइनली इट गॉट स्टैम्प्ड। एक बार स्टैंपिंग हो गई, आपको रिक्वेस्ट, आपको एक अपडेट आ जाती है IRCC की तरफ से कि वी हैव रिसीव्ड योर पासपोर्ट, स्टैंपिंग इज डन एंड दिस एंड दैट एंड नाउ वी आर रिटर्निंग बैक योर पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट उनको दे दिया VFS को, VFS से घर आ गया पासपोर्ट विद इन 1 वीक, ठीक है। एंड फाइनली वी गॉट स्टैम्प्ड फॉर विजिटर वीज़ा ऑफ कैनेडा। सो ये पूरा प्रोसीजर था। जल्दी से मेरे को एक टाइमलाइन शेयर कर लेने दो भाई, मेरी टाइमलाइन क्या रही थी। तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन डाली थी 28 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को मेरे को बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आ गई। डेट नहीं मिली बायोमेट्रिक से क्योंकि कोविड की वजह से सारी डेट्स फुल थी। सो मेरे को डेट मिली 17 नवंबर को। एक बार 17 नवंबर को हो गई, देन अगेन वेटिंग टाइम फॉर 2 मंथ्स। 16 जनवरी को, सॉरी 2 महीने बाद एग्जैक्ट, मतलब 17 नवंबर को वो हुआ और 16 जनवरी 2 महीने बाद मेरे को आती है करस्पॉन्डेंस लेटर कि हमें आपके बायोमेट्रिक्स मिल गए हैं। एंड 17 जनवरी को एक दिन बाद हमें आती है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर कि भाई अपना पासपोर्ट भेजो, विच इज़ कॉल्ड PPR रिक्वेस्ट। हमने ये 2 चीज़ भेज दी, मतलब ये 2 दिन हो गए, 16-17 जनवरी। 30 जनवरी को हमारा पासपोर्ट हमारे घर आ गया। सो अगर देखा जाए तो अगर जो वेटिंग टाइम इंक्लूड ना करें, जो 2 महीने का था और 17 दिन जो गैप था जब हमें बायोमेट्रिक की डेट नहीं मिली, सो इट इज़ ऑल डन विद इन अ वीक। अब वेटिंग टाइम्स हर जगह है, बट इट्स अप टू यू हाउ सिंप्लीफाई यू कैन मेक द प्रोसीजर फॉर द एजेंट और फॉर द ऑफिसर हु इज़ चेकिंग योर फाइल, ठीक है। जितना प्रोसीजर सिंपल बनाओगे उतना अच्छा है, अपनी तरफ से सारी चीज़ें करके दो। और इसमें मेरा टोटल खर्चा जो आया वो मेरी तरफ से $370 लगे थे 2 एप्लीकेशन के, एंड जो VFS ग्लोबल में 3,500 लगे थे, एंड 1500 जब मैंने पासपोर्ट पिकअप रिक्वेस्ट की थी। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट डाउन कर देना, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आप कर सकते हो, फॉर श्योर आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सारे इन्विटेशन लिंक, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। जितना सिंप्लीफाई मैं आपके लिए बना इसका प्रोसेस मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि इट वॉज हैक्टिक, क्योंकि भाई फुल टाइम जॉब सब कुछ के साथ साथ करना, मैंने एक और सिद्ध दी कि आई हैव टू अप्लाई ऑन योर ओन, ठीक है। बट इट वॉज वर्थ इट एट दैट कि जब पासपोर्ट में स्टैम्प लग के आया, सो इट वॉज ऑल वर्थ इट। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। एंड यू गाइस हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।